नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। आपका स्वागत है एक बहुत ही विशेष आयोजन में जिसका कॉन्सेप्ट अपने आप में बिल्कुल नया है। हम आपको लगातार फाइनेंशियल अफेयर्स जो होते हैं उस पर जानकारी देने वाले महाकुंभों का आयोजन करते रहे हैं। 9-9 घंटे का लाइव टेलीविज़न किया है और वो काफ़ी हिट भी रहे हैं। लेकिन इस बार हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं, विनम्रता के साथ कह सकते हैं कि टेलीविज़न के इतिहास में ऐसा आयोजन भारत में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि विदेश नीति पर एक क्लासरूम लगे, लेकिन साथ ही साथ हम क्रिटिकल मुद्दों पर भी बात करें। जो रोज़ाना के टीवी चैनल और अखबारों में हम पढ़ते हैं उसमें कभी चीन से टकराव की बात तो कभी पाकिस्तान पर आग उगलते बयान आते हैं और पूरे फॉरेन पॉलिसी की समझ या पर्सपेक्टिव शेयर नहीं हो पाती। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो युद्ध हैं या टकराव हैं, ये दुनिया के मसले बड़े नहीं हैं और इनका हल उनमें नहीं है। दुनिया बदल रही है, शक्ति के संतुलन बदल रहे हैं। सैनिक ताकत और आर्थिक ताकत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। इस बदलती दुनिया में भारत का भी एक बड़ा रोल बनता जा रहा है। कम से कम सुपर पावर नहीं तो ग्रेट पावर तो उसको बनना ही है जी। और दुनिया में भारत की साख कैसे बढ़े, इसका जिम्मा है हमारी विदेश नीति का। आखिर कैसे बनती और काम करती है देश की विदेश नीति, इसी को समझने के लिए हमने आज 3.5 घंटे का आयोजन किया है। इसके जरिए हम आपको ये बताएंगे कि डिप्लोमेसी से आपका सीधा क्या वास्ता है। हम इस महाकुंभ में डिप्लोमेसी से जुड़े सभी छोटे बड़े मुद्दों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के बदले समीकरण के बीच भारत इस रोल को निभाने के लिए कितना तैयार है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के जॉइंट सेक्रेटरी पवन कपूर, यूरेशिया के जॉइंट सेक्रेटरी अजय बिसारिया, अमेरिका के जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम कुमार दोरास्वामी और पूर्व डिप्लोमेट केसी सिंह। स्वागत है आप सबका। आप लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पहले सेशन में, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मुझे लगता है कि एक ओवरव्यू के नाते पवन जी आपसे लिया जाना चाहिए। जब से मैं जर्नलिज्म में पैदा हुआ तब से ये खबर हम पढ़ते थे कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप UN में मिलनी चाहिए। फिर बाद में समझ में आया कि UN तो दरअसल दुनिया के बड़े बड़े ताकतों के बीच में एक इर्रेलेवेंट जैसी बॉडी होता जा रहा है। रिवाइवल की बातें हम करते हैं क्योंकि वो सब देशों को एक पॉलिटिकली करेक्ट बात कहनी पड़ती है। ये मेंबरशिप हमको कब मिलेगी? सब तो कहते हैं कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं, मिलती नहीं। ये संजय जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपसे बेसिकली ये समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ये आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस में सबसे महत्वपूर्ण है इंस्टीट्यूशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस इसी काउंसिल में लिए जाते हैं और इनके सारा जो इम्प्लीकेशंस होता है ये सारे देशों के लिए होता है, चाहे आप काउंसिल में हो ना हो, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर्स हैं और जो भी इसके डिसीजंस होते हैं इसके सुरक्षा परिषद के, सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उसको सबको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। अब ये जहाँ रही हमारी मेंबरशिप की बात, आपको पता है कि 1945 में इसकी ये सुरक्षा परिषद का कॉम्पोजिशन तय हुआ था। अब ये बिल्कुल पुराना हो गया है, इसका आज की रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं रहा है। तो हम ये कोशिश किए जा रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए इसका, और इसकी खास करके जो स्थायी मेंबरशिप है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें बढ़ोतरी लाएं और उसमें हम भी शामिल हों। अच्छा, इसमें आसान बात नहीं है क्योंकि जो 5 मेंबर्स हैं इसके स्थायी तौर पे, वो उनके हित में नहीं है। वो सोचते हैं हम 5 हैं, हम ही डिसीजन लें तो बाकी रह जाएं। लेकिन हमने अब उनसे काफ़ी उनसे बात की और बड़े लोगों से, बड़े दूसरे देशों से काम करके साथ में ही ये बढ़ोतरी मिल सकती है। तो जहाँ तक हमारा है, बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है, लेकिन जब तक ये अग्रीमेंट नहीं होगा कि क्या प्रोसेस होगा जिससे ये विस्तार हो, जिससे इस सुरक्षा परिषद का सुधार हो, जब तक वो प्रोसेस नहीं समझ सकेंगे और उस पर अग्रीमेंट नहीं हो पाएगी, तब तक इंडिविजुअल मेंबर्स का उसमें शामिल होना तय नहीं हो पाएगा। और हमारे हाथ में ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम कंपेल कर सकें या हम टाइमलाइन बता सकें कि कब होगा ये। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तरीका है, इसमें UN चार्टर जो है जिसके बेसिस पे सेटअप हुआ था, उसके मुताबिक 2/3 मेंबरशिप को ये डिसीजन लेना है कि इसका आगे कैसे, इसके कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो 2/3 ऑफ द मेंबरशिप को इसको आगे लेना पड़ता है। तो मतलब आप सोचिए कि 129 देश अगर माने कि इसको आगे ऐसे ले जाएं
तब इस पे आगे बढ़ोतरी हो सकती है। जी, यहाँ पर केसी सिंह को भी जोड़ते हैं। सिंह साहब, यहाँ पर काफी सारे आला अफसर हैं विदेश नीति को जो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी। इंडिया स्टोरी की बात होती है पूरे दुनिया में, यूएनएससी की परमानेंट सीट शायद उसका एक उदाहरण है, लेकिन क्या आप इस व्यू को आप मानते हैं कि जितना अपना इकोनॉमिक पावर का फायदा इंडिया ले सकता है कूटनीति के मामले में वो ले नहीं पाता है? क्या हम अपनी बात उस तरह से आगे रख पाते हैं जितना हमें रखना चाहिए? देखिए, एक देश की विदेश नीति में फेजेस होते हैं। अब जिस फेज में अब दौर में हम चल रहे हैं, वो फेज इस चीज पे निर्भर होगा कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में 2 या 3 चीजें इस समय हो रही हैं। एक तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एशिया में तब्दील होके वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है। चीन हमारा बहुत बड़ा पड़ोसी है, बहुत जल्दी उभर के आ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। 2 ऐसे बड़े पड़ोसी हमेशा इतिहास में जब कभी उभर कर आए और उनके आपस में रिश्तों में कुछ मुश्किलात हों, तो ये देखने में आया है कि ये इसमें कई बार झगड़ा बढ़ने की हालत हो सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो हिंदुस्तान के लिए अब है वो पड़ोसी और पड़ोसियों के साथ चीन। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस माहौल के अंदर जब पावर शिफ्ट हो रही हो तो हिंदुस्तान को अपने आप को कहां पोजीशन करना है। कई चीज़ों में तो चीन के साथ हमारी एक राय है, जैसे वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, हम कहते हैं उसमें आज की रियलिटी जो है, जो ग्लोबल जीडीपी में हिंदुस्तान के यहाँ चीन का हिस्सा है, हमारी उतनी वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी आपने बात की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें चीन और हिंदुस्तान की राय अलग है क्योंकि वो परमानेंट मेंबर हैं, हम मेंबर नहीं हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज मैं ऐड करूंगा सिक्योरिटी काउंसिल में। वैसे पवन ने आपको सारा बता दिया कि चार्टर अमेंड करने के लिए, जैसे उसने कहा 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए आपको अफ्रीका के देशों को, लैटिन अमेरिका के देशों को मनाना पड़ेगा कि उनके लिए आप तब्दीली क्या कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका वाले ये कहते हैं कि हमारे पास कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। अब वो मांग रहे हैं 2 परमानेंट मेंबर हमारे होने चाहिए, 2 लैटिन अमेरिका के होने चाहिए। एशिया के ऑलरेडी चीन है, तो एशिया के अगर हम कहते हैं 2 और होने चाहिए, तो इसमें झगड़ा ये हो जाता है कि किसको कितने मिलेंगे। उसको बिगाड़ने के लिए इसको तो दूसरे देश जैसे पाकिस्तान है, इटली है, स्पेन है, मेक्सिको है, वो कहते हैं कि नहीं, परमानेंट मेंबर आपने किस लिए बढ़ाने हैं, आप नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाओ ताकि जो बाकी के मेंबर हैं उनकी जल्दी से बारी आ सके नॉन परमानेंट मेंबर बनने की। तो ये झगड़ा जो है कि फाइनल शेप क्या होगी, और जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल। अब 15 हैं, एक फॉर्मूला ये था कि 25 तक इसको बढ़ा दें, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि 15 से बड़ी मुश्किल से हम निर्णय ले पाते हैं, तो 25 में तो निर्णय लेना और मुश्किल होगा। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, उसकी कस्टोडियन है। तो वो कहते हैं अगर 25 आ जाएंगे तो एक तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी, इसमें कोई तय नहीं हो पाएगा। तो वो तो रहा सिक्योरिटी काउंसिल का मामला। बाकी हिंदुस्तान को ये तय करना है कि अब इस बदलते हालात में कैसे आपने अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि जो नए हालात, नया एशियन सिक्योरिटी पैराडाइम या मैप बन रहा है, उसके अंदर आपके हित कैसे सुरक्षित रहें। बिल्कुल सिंह साहब, इसके पहले कि आपके बातों पर मैं इनके रिएक्शन लूं, एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आपने जिस पावर शिफ्ट की बात कही और कहा कि चाइना से किसी पर हमारी रजामंदी होती है, किसी इशू पर नहीं होती, इस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जैसा पॉलिसी कोहेरेंस, जैसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत हिंदुस्तान को है, क्या हम उस तेजी से, उस कोहेजन से इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए मुस्तैद नजर आते हैं, या होमवर्क में कमी रहती है और केस बाय केस चलते हैं, थोड़े एडहॉक रहते हैं? देखिए, आई थिंक जो सबसे कमी है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हमेशा ऊपर से बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू खुद ही अपने विदेश मंत्री थे। दूसरे बड़े मुहिम जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आए, वो उन्होंने अपने पास विदेश मंत्रालय नहीं रखा, लेकिन वो कोशिश ये करते थे कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो विदेश सचिव थे वो उनके लगाए हों और उनके थ्रू वो चलाते थे। लेकिन तीसरे जो प्रधानमंत्री जिन्होंने तब्दीली लाई इसमें और खुद मुख्तियार हुए, वो थे नरसिम्हा राव।
91 में वो 2 साल के लिए खुद विदेश मंत्री बने और हिंदुस्तान को शीतल युद्ध के बाद जब रीएडजस्ट किया, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन जब टूट गया, तो उसकी रीएडजस्टमेंट में सबसे बड़ा हाथ उसमें नरसिम्हा राव का है, क्योंकि उन्होंने हमें रीएडजस्ट करके जहां फॉरेन विदेश नीति को लाए, हम उसी पे अब चल रहे हैं। चाहे एनडीए आ गई, लेकिन नीति वही रही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लुक ईस्ट, पड़ोसियों के साथ, अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ। अब सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अब जो सरकार चल रही है, ये अपने हिंदुस्तान में लोगों के साथ, पार्लियामेंट के साथ डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं कि नीति क्या है। पिछले 9 साल से आप एक ट्रैक 2 पाकिस्तान के साथ चला रहे हैं। क्या पता है उस ट्रैक 2 में क्या हुआ? 9 साल के लिए आप एक गुप्त ट्रैक कैसे चला सकते हैं? आप 1-2 साल चलाइए। अभी आज हम जब बात कर रहे हैं, शहरार खान इधर आए हुए हैं पाकिस्तान से। ये वही कड़ी है जो जिसको बैक चैनल कहते हैं। बैक चैनल दुनिया में 1, 2, 3 साल के लिए चल सकता है। उसके बाद देश के लोगों को, बाकी निरपक्ष जो दूसरे आपके अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, देश में बोलिए। कब आपने सुना है कि हिंदुस्तान रूलिंग पार्टी के लीडर फॉरेन पॉलिसी पे प्रेस के साथ बातचीत करें? हवाई जहाज में प्रधानमंत्री कई बार करते हैं। वैलिड पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है आपका। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ओवरऑल शिफ्ट की भी बात करते हैं। विक्रम जी, अगर आप इसमें आपकी राय दे सकते हैं। ये कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन भारत की एक तरह से रीअलाइनमेंट, अमेरिका के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ये रिश्ता और करीब आते रहा है। लेकिन अब कई क्वार्टर से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका से जो रिश्ता हमारा बन रहा है, उसमें हम क्या जूनियर पार्टनर के रूप में नजर आ रहे हैं? क्या एक इक्वल रिश्ता बन रहा है? क्या हम उनके दबाव में आ जाते हैं कई मुद्दों पर? तो अमेरिका के साथ जो पॉलिसी है, उसकी फ्रेमवर्क क्या है? जब आप आगे चलते हैं तो आपके मोटे मोटे गाइडलाइंस क्या होते हैं उसमें? जी शुक्रिया। वैसे आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो रिश्ते अभी बन रहे हैं, पिछले 10-11 साल से जो एक प्रोसेस चल रही है उनके साथ, एक साझेदारी बनी है उनके साथ कि आजकल रणनीति के तौर से या आर्थिक रिश्तों के तौर से ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है इस रिश्ते में। ये मैं सहमत नहीं हूँ कि हम जूनियर पार्टनर बन रहे हैं इसके अमेरिका के साथ। नहीं, ये निंदा होती है, कुछ लोग कहते हैं। जी। कहने की बात तो है, मगर अगर हम देखें, पूरे विस्तार से देखें इस रिश्ते को, हर चीज़ जो हम अपने तरह करना चाहते हैं, वो हम अपने फैसले के अपने देश के अंदर की रजामंदी के साथ ही चलते हैं। मानिए कि जो अगर हम आर्थिक मामलों के बारे में बात करें, ट्रेड अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छी रही है, $100 बिलियन के करीब चल रही है, मगर ट्रेड में ज़्यादा फ़ायदा हमारे यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे दरवाजे खुल गए और अमेरिका के प्रोडक्ट्स अंदर आ रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल मामलों के बारे में बात करें तो फ़िलहाल में काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में, काफ़ी सारे मुद्दों के बारे में हमें काफ़ी अच्छी रजामंदी हो रही है उनके साथ। जहाँ पे हमारी पूरी सहमति नहीं है उनके साथ, उन मामलों में भी बात होती रहती है। ये तो फॉरेन पॉलिसी की तो एक बात है, वो हमें कन्विंस करना चाहेंगे कि उनकी पॉलिसी जो है सही होगी, और हमारी भी वही कोशिश होती है। मानिए कि अगर हम ईरान के बारे में बात करें, आजकल के हालात में हमारी जो ईरान की पॉलिसी है वो तो चली जा रही है, आगे बढ़ रही है। हमारे विदेश मंत्री साहब हाल में ईरान भी गए थे, मगर जो 7-8 साल पहले की जो बात होती थी, उस वक्त लोग कहते थे कि भाई ईरान के साथ अगर हम रिश्ता बढ़ाएंगे तो अमेरिका में, उनके कांग्रेस में, उनके पार्लियामेंट में लोग हमारी निंदा करेंगे। वो हालात नहीं है आजकल। तो ये हम कह सकते हैं, काफ़ी दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस कर सकते हैं उनके साथ, और मेरे ख्याल में उनको भी मानना पड़ता है कि जो हमारे कंसर्न्स है, मानिए टेररिज्म के बारे में, जो तो अफगानिस्तान एक रिश्ता पाकिस्तान बनते जा रहा है। इस पर और चर्चा हम करेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम यहाँ पर चल रहा है। ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो इस देश की विदेश नीति बनाते हैं, इनसे और चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं।
ब्रिक्स देश, विकासशील देशों का समूह जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ये वो देश हैं जहां आर्थिक तरक्की की रफ्तार विकसित देशों के मुकाबले तेज है। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी का क्लासरूम। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत और दुनिया इस पर्सपेक्टिव को पहले समझ लें और आगे वाले सेशंस में हम इसकी डिटेल्स में बात कर रहे होंगे। अभी बातचीत हुई थोड़ी सी चीन के बारे में, अमेरिका के बारे में। एक हमारा बड़ा पुराना दोस्त हुआ करता था रशिया, डिफेंस के मामले में अभी भी सबसे बड़ा विलिंग पार्टनर हमारा वही है, लेकिन डिलीवरी में देर हो जाती है। फिर सुनते हैं कि रिश्तों में कुछ झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ रहे हैं, थोड़ा ठंडापन आ गया है और जो ट्रेड बढ़ाना है वो नहीं बढ़ रहा है। इस वक्त भारत और रशिया के रिश्ते का क्या अपडेट है बिसारिया साहब, आप उसको मैनेज करते हैं? जरूर। भारत की पारंपरिक मैत्री रही है जैसे आपने कहा रूस के साथ, मगर आज भी हमारी विदेश नीति प्राथमिकताओं में रूस का स्तर बहुत आगे है। और ये सच है जैसे केसी सिंह साहब ने कहा, पवन ने भी कहा कि विदेश नीति हमारी कुछ बदली है, कुछ परिवर्तन आए हैं क्योंकि विश्व में परिवर्तन आए हैं, रूस में भी खुद परिवर्तन आए हैं। मगर इस नीति को और ये जो हमारी मैत्री है ये री-इन्वेंट किया गया है। अब कई पहलू इसके हैं, जैसे कि आपने सैनिक संबंधों के बारे में बात करी, न्यूक्लियर इश्यूज पे, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे, और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मामलों में बहुत गहरे संबंध अभी भी हैं। तो रूस आज भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और इसके साथ संबंध बहुत गहरे हैं। हमारा हर साल एक एनुअल समिट होता है, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनके राष्ट्रपति यहाँ आते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आज के वैश्वीकरण के दौर में और कोल्ड वॉर के बाद, खासकर इस शताब्दी में सन 2000 के बाद, विदेश नीति में हमारे कई परिवर्तन आए हैं और हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक विश्व जिसमें कई शक्ति के स्तंभ अलग अलग हैं, उससे डील करना है। और हमारी नीति ये है कि सब के साथ अच्छे संबंध रहें, जिससे कि हमको भी उस पर फ़ायदा हो और उन देशों को भी कुछ लाभ हो। और जैसे कि आपके विज्ञापनों में कहा जाता है कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। हर एक फ्रेंड से आप कुछ ना कुछ लेंगे, आप रूस से कुछ तकनीक लेंगे, आप अमेरिका से कुछ तकनीक लेंगे और उनको आपको देने की भी आपको कुछ काबिलियत है। तो आज भी रूस के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध हैं। तो रूस से क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण स्ट्रेटेजिक तौर पर अमेरिका और चीन दोनों चौकन्ने हो जाएं कि न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम में मदद तो की थी हमने, अमेरिका ने भारत को, लेकिन अब ये रशिया से कुछ ज़्यादा सौदों की बात कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा मदद ले रहे होंगे। तो क्या ये बैलेंस करने में रशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल हो गया है ताकि अमेरिका और चीन को हम साध सकें? देखिए, यही विदेश नीति की, कूटनीति की यही चुनौती है कि आप कैसे अपने संबंध मैनेज करें कि सबसे आप कुछ पाएं और उसी समय उसके साथ बैलेंस भी कर पाएं, जिससे कि कुछ लाभ आपको हमेशा सभी से मिलता रहे। आपके अलग अलग पार्टनर्स रहेंगे, उनमें भी थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, वो भी बुरी बात नहीं है। मगर आपकी चुनौती है कि आप अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएं अपनी कूटनीति द्वारा। बिल्कुल। विक्रम, आपने अमेरिका के बारे में बताया, उसके बारे में अभी किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये उस रोमांटिक नॉवेल के जैसा है जहां दोनों प्रोटैगनिस्ट लास्ट में मिलेंगे साथ में, लेकिन उसके पहले झगड़े बहुत करेंगे। तो अभी बिजनेस और ट्रेड के फ्रंट पे हमारा वीज़ा का कंप्लेन है, उनका कंप्लेन है कि हम अपने यहाँ फार्मा कंपनियों को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। हमारी आईटी के फ्रंट पे शिकायत है। तो जो इकोनॉमिक कॉपरेशन और डीपेन होना है या न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम पर जो बातें आगे बढ़नी है, बड़ा हिंड्रेंस है उसमें, सितंबर तक सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इधर लोग कह रहे हैं कि बिकरिंग शब्द यूज कर रहे हैं कि बिकरिंग हो रही है अमेरिका और भारत के बीच में। करेक्ट है ये असेसमेंट? देखिए, दो डेमोक्रेसीज के बीच में कुछ हद तक डिस्प्यूट तो होगी ही। मतलब जब हम अपने फायदे की बात देखेंगे और वो अपने फायदे की बात देखेंगे तो कुछ हद तक कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही। मगर ये जो डिफरेंसेस हैं ये हम दोनों मुल्कों में काबिलियत है कि हम आपस में बैठ के इन मसलों का हल निकाल सकते हैं। आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात की है, फार्मा कंपनीज की बात की है। हमारी जो पॉलिसीज हैं,
हम दावे के साथ कह सकते हैं ये WTO के साथ कंप्लायंट है। हमारी जो पेटेंट लॉ है, जो कानून है हमारे यहाँ, वो बिल्कुल कानून के मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड के कंप्लायंट है। अमेरिकन कंपनीज को जो फिक्र है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तकलीफें हो रही हैं। मानिए कि कोई एक कंपनी यहाँ एक हमारी प्रांत में इसकी पेटेंट ले लें, वो पेटेंट लॉ जो है वो पूरी देश में लागू हो सकती है, मगर कोई और जो पेटेंट उसका चेक कर सकता है, वो पेटेंट उसकी जो कॉपिंग जो होती है कभी कभार इसमें प्रॉब्लम होती है एंड इसकी एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा जो आपने टच किया था वीज़ाज़ के बारे में, जी ये हमें प्रॉब्लम हो रही है कि वीज़ाज़ H1B वीज़ाज़ जो होते हैं हमारी IT कंपनीज़ के लिए जो जिनके प्रोफेशनल्स वहाँ जाके काम करते हैं, मगर हम जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, US गवर्नमेंट के साथ, US बिजनेस के साथ और US कांग्रेस के साथ, कि जो नई इमिग्रेशन रिफॉर्म जो हो रही है वहाँ पे, उसमें हमारी भी जो बिजनेस मॉडल जो है, हमारी कंपनीज की जो बिजनेस मॉडल है, उसको आगे जाके देखना पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी बिजनेस मॉडल पे, उस पे एक ऐसा असर ना हो कि उनकी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज को भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाए और हमारी कंपनीज के लिए रिलेशनशिप बढ़ाने में दिक्कत ना हो। लास्ट में आपने परमाणु ऊर्जा के बारे में बात किया। ये जी बात है कि हम आगे बढ़ के कमर्शियल लेग पे रिजॉल्व करना चाह रहे हैं कि आगे जाके अमेरिकन कंपनीज यहाँ के परमाणु ऊर्जा प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारी NPCL के साथ, मगर हमारे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ नियम हैं, वो पूरे होने चाहिए। तो ये एक नई रिलेशनशिप में थोड़ी सी सेटलिंग इन पीरियड भी होती है। कि न्यूक्लियर पार्टनरशिप में थोड़ा सा वक्त लगता है। हमारे न्यूक्लियर कंपनीज में बाहर जाके सबसे पार्टनरशिप नहीं बनाया पहले, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर हमें कोई नहीं लगता है कि ये नहीं होना, ये मतलब ये शक नहीं होना चाहिए कि आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाली है अमेरिका के साथ लड़ झगड़ के लास्ट रील तक जाके फिर दोस्ती होगी। वो हमें थ्रेट की तरह देखते हैं, इसमें कोई राय नहीं। जब डोमेस्टिक ऑडियंस में बराक ओबामा बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए चीन और भारत के बच्चे सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट कीजिए, तो वो हमें थ्रेट की तरह देखते हैं। केसी सिंह से मेरा ये सवाल है कि जो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, उस मसल को भारत यूज कर पाता है कि नहीं नेगोशिएशंस में? यहाँ पर एशियन सेंचुरी की बात 80 के दशक से चल पड़ी थी, उसमें भारत की लीडरशिप के रोल का एक सपना था। क्या वो सपना आगे बढ़ा है या चीन उस रेस में आगे दौड़ पड़ा है? सिंह साहब देखिए, चारों जो ओरिजिनल 4 ब्रिक्स कंट्री थे, चारों के चारों में इकोनॉमिक स्लो डाउन है। हिंदुस्तान की भी आज वो इकोनॉमिक शक्ति नहीं है जो 4 साल पहले या 5 साल पहले थी। फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी यहाँ से बाहर पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान की आज थोड़ी हालत नाजुक है। तो हम उस तरीके से बात नहीं कर सकते जिस तरीके से 5 साल या 6 साल पहले कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के बारे में सबसे बढ़िया स्टीफन कोहेन ने कहा है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान एक एलाई है लेकिन दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान एक दोस्त है लेकिन एलाई कभी नहीं बनेगा। अब अमेरिका को भी आदत एलाइज के साथ डील करने की है। उनको भी एक ऐसे बड़े देश के साथ, जैसे विक्रम ने कहा, जो डेमोक्रेसी हो और जिसमें कई तरह की पार्टीज हों, कई तरह के व्यूज हों, उनको भी आदत नहीं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब उनके साथ कोई मिलके चले, उनकी हाँ में हाँ, सारी चीज में हाँ मिलाए। तो अमेरिका भी इसके साथ, उनको भी अब आस्ता आस्ता आदत पड़ रही है। और दूसरा, ओबामा की सेकंड टर्म में जो तब्दीलियां आई हैं, एक तो उनका एजेंडा थोड़ा चेंज हो गया है, अफगानिस्तान से जा रहे हैं, जहां दोबारा से रूस, हिंदुस्तान और ईरान के इंटरेस्ट दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या बनेगा। तो इसलिए अफगानिस्तान को लेके या कई मुद्दों को लेके जब अमेरिका अपने आप को शिफ्ट कर रहा है तो हिंदुस्तान को भी रीएडजस्ट करना पड़ेगा। ये वो चीज नहीं है जब प्रेसिडेंट बुश यहां आए थे, ये डिफरेंट प्रेसिडेंट है, उनकी दूसरी प्रेसिडेंसी है, कैरी, उनका अपना एजेंडा है, हिलरी क्लिंटन वाला एजेंडा नहीं है। तो ये डेमोक्रेसीज में साइकिल्स होते हैं। अब ये साइकिल वो नहीं है जहां पे रोमांस हो, ये अब शादी है। शादी में और रोमांस में फर्क होता है, तो शादी के अंदर थोड़ी किटकिट तो चलेगी।
बिल्कुल, शादी में खिटखिट चलेगी, लेकिन भारत को तय करना है कि जो एक सुझाव आता है कि वो एक वेस्टर्न बैक्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहता है या एक नई एशियन शक्ति को खड़ा करने में अपनी भूमिका नेता के तौर पर देखता है। आप सभी मेहमानों का इस शुरुआती सेशन में एक ओवरव्यू शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन अगला जो सेशन है हमारा वो है विदेश मंत्रालय, विदेश नीति और आप, यानी पासपोर्ट, वीज़ा, आपके सफ़र दुनिया भर के, आपकी दूसरी समस्याएं और पब्लिक डिप्लोमेसी, कैसे पब्लिक कन्वर्सेशन बढ़े इसके अराउंड, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे MEA&U में। चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, भारत को जो चलाने वाला तंत्र है, समाज और पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन वो तंत्र है IPS, IAS और IFS। तो इस वर्ण व्यवस्था में IFS जो है वो उच्च कोटि का ब्राह्मण कैडर माना जाता है, उनसे हम बात कर रहे हैं। ये लोग स्पेशलाइज्ड लोग माने जाते हैं, पब्लिक कन्वर्सेशन कम होता है। CNBC आवाज़ कोशिश कर रहा है कि इस पब्लिक कन्वर्सेशन को बढ़ाए। तो पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री सहित आज हमारे साथ होगा। ब्रेक।